इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल नई दिल्ली से। और नई दिल्ली में जो सरगर्मियां चल रही है, तैयारियां चल रही हैं, बड़ा एक्शन होने जा रहा है, उसकी पल पल की जानकारी उन्हें है। और आपको तो पता ही है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी अगर कोई भी खबर हो तो अन्वेष उस पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। और अब समय आ गया है इस पर फिर से फोकस करने का, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत आ रहे हैं 4 और 5 दिसंबर को। अब बड़ा सवाल है कि उनकी भारत यात्रा में किन बड़े मुद्दों पर होगी बातचीत, किस तरह के समझौते हो सकते हैं, क्या कुछ होगा, ये यात्रा उनकी क्यों इतनी अहम है, अन्वेष हमें बताने जा रहे हैं। अन्वेष, क्या है, सारी डिटेल्स बताइए। जी सर, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो 4 और 5 तारीख को भारत के आधिकारिक दौरे पे होंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम जो बड़े अफसरान हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे हैं, उन लोगों से उनकी मुलाकात होगी। इस विजिट के दौरान रशियन प्रेसिडेंट और रशिया और इंडिया के बीच में कई डिफेंस डील पे एग्रीमेंट या बातचीत नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचाई जा सकती है। सबसे पहला S-400 को हमने देखा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई बार इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के कई बड़े मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को उससे ध्वस्त किया गया। और इसके साथ साथ जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज हिट है 400 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 380 किलोमीटर्स का वो टारगेट जो हमने एवैक को किया इंडिया में बैठे बैठे, वो ग्लोबल रिकॉर्ड भी है। यानी कि S-400 को हमने इस्तेमाल किया था, उसके एडिशनल बैटरी पे यहाँ पे और बात हो सकती है जब रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में होंगे। इसके साथ ऑलरेडी हमारी जो एग्जिस्टिंग सबसे बड़ी फ्लीट है वो Su-30 MKI की है, और उसके बाद अब Su-57 की बात चल रही है जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। हालांकि एमका हमारे रडार में है, हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो बीच में जो गैप है उसको फिल इन करने के लिए हम Su-57 के कई स्क्वाड्रन्स खरीद सकते हैं, जिस पे बातचीत भारत और रशिया के बीच में होगी। इसी के साथ हेलीकॉप्टर, मिलिट्री इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बातचीत होगी, जहां जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एम्फेसाइज इस वक्त दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट के विजिट के दौरान ह्यूमन टू ह्यूमन, मैन टू मैन जो ट्रांसफ़र होता है भारत और रशिया के बीच में, जो स्किल्ड लेबर है उसको किस तरीके से एक्सचेंज किया जा सकता है, इंडियंस रशिया में जाके काम कर सकते हैं और रशियन इंडिया में काम कर सकते हैं, उस पर भी डिस्कशन होनी एजेंडा में तय रखा गया है। इसी के साथ अगर मैं बताना चाहूँ, जो सिविल न्यूक्लियर पैक्ट होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर भी भारत और रशिया का डिस्कशन अपने एजेंडा में रखा गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए, जो ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर है उस पर भी एक लॉन्ग टर्म पे बातचीत एजेंडा में होना है। हालांकि उसमें कोई डील या समझौता होने की उम्मीद अभी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन उसको एजेंडा में अभी भी रखा गया है। जी ऑलराइट, चलिए, तो कुछ बड़े डेवलपमेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं 4 और 5 तारीख को, जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब आएंगे तो डिफेंस स्पेस है, इस पर तो खास नजर रहने वाली है। और यही कारण है कि हम लगातार उस पर फोकस भी कर रहे हैं। अभी बाजार प्रेशर में आया है, लेकिन ये स्टॉक्स हैं, ये लगातार हमारे रिडार पर बने हुए। इनफैक्ट एक बार चोपड़ा सर से इस पर राय लेते हैं। चोपड़ा सर, अब जिस तरह के डेवलपमेंट्स की बात हो रही है और कुछ बड़ी डील्स की संभावना यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, आप डिफेंस स्पेस के कौन से स्टॉक्स को पसंद करते हैं जहाँ अच्छे मौके दिख रहे हैं? मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छी बात है, काफी समय बाद पुतिन इंडिया आ रहे हैं। और जो ये आपके संवाददाता बोल रहे थे, वो सुखोई है। जो हमने पिछली बार सुखोई लिया था वो कम से कम भी 1.5-2 दशक पहले लिया था। और अब अगर नया स्क्वाड्रन लिया जा रहा है सुखोई का, जो कि हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात तो समझ में आई कि हम लोगों को अपना जो आर्सेनल है या जो भी तीनों सेनाएं हैं उनको ज्यादा शार्पन करना है। अभी हमने बात करी कि बहुत सारे ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए हमने मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए, क्योंकि हमारे पास उस तरीके की एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी, जो बहुत सस्ता तरीका था ड्रोन्स को काउंटर करने का। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी पहल है और संभावना अच्छी है कि हम लोग कुछ अच्छी डील्स करेंगे, अच्छे प्राइस पे करेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डील्स अगर हमने करी वो भी बाजार को समझ में नहीं आती। दूसरी बात, मैं अभी कुछ खबरें पढ़ रहा था कि रूस काफी तकनीकी सहायता भी ऑफर कर रहा है हमारी जो डिफेंस कंपनीज है उनको, जिसमें HAL शुमार है, BEL, BEML जैसी कंपनीज हैं, शिपिंग में जो इन्वॉल्व कंपनीज हैं, शिप बिल्डिंग में वो कंपनीज हैं। तो रूस ने ये भी पहल करी है, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने अपनी तरफ से ऑफर किया है कि वो तकनीकी सहायता दे सकते हैं, जो कि हमें आवश्यकता भी है।
बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम पीछे हैं और अभी कोशिश कर रहे हैं। जो दुबई एयर शो में भी हुआ, जो तेजस का एक्सीडेंट हुआ, वो भी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। तो कहीं ना कहीं हमें अभी और ज्यादा आगे बढ़ना है तकनीक में, और निश्चित रूप से रूस एक बहुत बड़ा भाग प्ले करता है दुनिया में। जहाँ तक कॉम्बैट की बात आती है, न्यूक्लियर नहीं, मतलब किसी भी तरीके के आर्सेनल की बात आती है, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर। तो देखना होगा किस तरह से होता है। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ पूरे के पूरे डिफेंस क्षेत्र पे, और मुझे लगता है जो कंपनीज हैं भारत की, इंक्लूडिंग एचएएल में एक अच्छी हम गिरावट देख चुके हैं उस एक्सीडेंट के बाद। तो एचएएल भी मुझे अच्छा लगता है लॉन्गर रन के लिए, क्योंकि गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है। बीडीएल है, बीईएमएल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बीईएल बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ जो शिप बिल्डिंग में कंपनीज हैं, कोचिन शिपयार्ड है, मैज़गांव डॉक है, ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं। और मैं बार बार ये बात बोलता आया हूँ कि यदि भारत को 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है और एक ग्लोबल एपिसेंटर बनना है फॉर डिफेंस सप्लाईज, तो डिफेंस क्षेत्र को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, भारत सरकार को देना पड़ेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग अब इसमें आ रहे हैं, तो उनको भी बहुत सारे, चाहे वो टैक्स ब्रेक्स दें, चाहे वो किसी भी तरीके से सॉफ्ट्स दें, पर कुछ बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री को मदद करनी पड़ेगी, ताकि हम एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बने डिफेंस सप्लाईज के लिए ग्लोबली। तो अच्छी बात है। मैं भी मानता हूं कि मेजर जो डिस्कशंस होंगी या डील्स होंगी अराउंड डिफेंस होगी या ऑयल एंड गैस होगी। ऑलराइट।